हेलो। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। यदि आप सीटेट जुलाई 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 29 दिसंबर 2022 को जो पेपर आयोजित हुआ था उसका साइंस वाले पार्ट के प्रश्न। तो इस वाले वीडियो में हम साइंस के 30 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पेपर 2 जो कि क्लास 6 to 8 के लिए होता है उसके 30 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रश्नों को। तो इसके अंदर जो पहला प्रश्न है वो है कि एक सुदूर लंबी मीनार की संपूर्ण लंबाई का अवलोकन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल लेंस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण होता है वो पीछे की जो वस्तुएं होती है, जो लंबी वस्तुएं, उनका छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा और आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। और पीछे की स्थित दूर की बड़ी वस्तुओं को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो जो हमारे सुदूर लंबी पीछे की तरफ जो लंबी मीनार होती है उसका अवलोकन करने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में दे रखा है कि एक शिक्षिका बोतलों के 3 साफ ढक्कन लेती है ए बी सी। वह ए में 2 छोटी चम्मच आश्वित जल की और कुछ बूंदे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की डालती है। वह बी में 2 छोटी चम्मच आश्वित जल की और थोड़ा सा कास्टिक सोडा डालती है। और वह सी में 2 छोटी चम्मच आश्वित जल की और थोड़ी सी चीनी या फिर शर्करा डालती है। तो उपरोक्त गोलों में से कौन सा विद्युत का चालन करेगा? यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं सी, ए और बी, केवल ए और ए और सी। तो यहाँ पे अगर जो भी कोई घोल होता है वो विद्युत का चालन तब करता है जब उसके अंदर आयन उपस्थित हो, क्योंकि आयनों के कारण ही विद्युत का चालन होता है। तो यहाँ पे अगर हम ए में देखें, ए वाले जो ढक्कन है उसके अंदर वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं, तो आश्रित जल के अंदर HCl H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, तो यहाँ पे आयन्स उपस्थित होते हैं, तो यह विद्युत का चालन करेगा। जो बी वाला ढक्कन होता है उसके अंदर वह कास्टिक सोडा यानी NaOH डालता है, तो NaOH भी Na प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा, तो यहाँ पे भी बी के अंदर भी विद्युत का चालन करेगा। लेकिन Ca वो शर्करा होती है, शर्करा आयन्स के रूप में टूटती नहीं है, तो यहाँ पे सी के अंदर चालन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ए और बी ये दोनों के दोनों विद्युत का चालन करेंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, ए और बी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3, नीचे दी गई सारणी को देखें और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे एक विटामिन एक्स दे रखा है, उससे उसकी अभाव से कौन सा रोग होता है? सुखंडी रोग। तो जो सूखा रोग होता है वो हमारा होता है विटामिन डी की कमी से। फिर दे रखा है विटामिन वाई, विटामिन वाई की कमी से होता है स्कर्वी रोग, तो स्कर्वी रोग होता है हमारा विटामिन सी की कमी से। फिर दे रखा है कि विटामिन बी वन की कमी से जेड रोग दे रखा है। तो जेड रोग कौन किससे होता है? बी वन से कौन सा रोग होता है? बी वन से होता है बेरी बेरी। और जो हमारा बी3 होता है उससे रोग होता है हमारा पेलाग्रा। तो इन सभी को मिला करके जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि एक्स का मान तो हो जाएगा विटामिन डी, एक्स का मतलब विटामिन डी, वाई का मतलब हो जाएगा विटामिन सी, और जेड का मतलब हो जाएगा बेरी बेरी, और डब्ल्यू का मतलब हो जाएगा हमारा पेलाग्रा चर्म रोग। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो एक पहला कथन दे रखा है कि चांद की सतह पर हम गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव नहीं करेंगे, और सेंटेंस 2 दे रखा है कि चांद की सतह पर ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला कथन है कि चांद की सतह पर हम गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव नहीं करेंगे, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि चांद पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसका मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण मान के 1/6 होता है, और जो प्रत्येक वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है उसके गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा जरूर होता है, तो इसलिए S1 जो वाला कथन है वो गलत हो जाएगा। और S2 होता है कि चांद की सतह पर ऑक्सीजन नहीं है, तो यह वाला कथन सही है, क्योंकि चांद की सतह पर ऑक्सीजन नहीं होता, वहाँ पे वायुमंडल भी उपस्थित नहीं होता, क्योंकि जो ऑक्सीजन के अणु होते हैं उनका जो पलायन वेग होता है वो वहाँ के पलायन वेग से अधिक होता है। ऑक्सीजन के जो अणुओं का जो वेग होता है वो वहाँ के पलायन वेग से अधिक होता है, तो इसलिए जो ऑक्सीजन है वहाँ से पलायन कर जाती है, इसलिए वहाँ के वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं होती है। तो यहाँ पे जो हमारा S1 है वह तो सही नहीं है, और S2 कथन है वह सही है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा यहाँ पे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मृण में मृदा के गुण का सर्वाधिक सटीक रूप से वर्णन करता है? यानी कि मृण में मृदा कौन सी होती है?
क्ले सॉइल, इसके बारे में बताना है कि क्ले सॉइल के बारे में सटीक रूप से कौन सा वर्णन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, इनमें से जल शीघ्रता से निकल जाता है, इनमें बहुत कम मात्रा में खाद मिट्टी होती है, और ऑप्शन 3 है कि यह केवल निश्चित मात्रा में जल को प्रवेश करने देती है, और ऑप्शन 4 है कि यह बड़ी मात्रा में जल को रोके रखती है। तो जो हमारा ये प्रश्न है 65, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यह बड़ी मात्रा में जल को रोके रखती है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में दे रखा है, क्यों जलीय पादपों के पास अच्छी तरह से विकसित मूल तंत्र नहीं होता है। ऑप्शन दे रखे हैं कि ताकि उन्हें सरलता से निकाला जा सके, उन्हें जल सोखने के लिए लंबी जड़ों की आवश्यकता नहीं होती, ऑप्शन 3 है उन्हें खनिजों को सोखने की आवश्यकता नहीं होती, और ऑप्शन डी है कि उन्हें तैरता रहने के में सहायता करता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो एक तो बी ऑप्शन है, उन्हें जल सोखने के लिए लंबी जड़ों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जड़ जब भी लंबी होती है जब उन्हें जल की उपलब्धता नहीं होती है। तो जलीय जीव, जलीय जो पौधे होते हैं उनके अंदर उनको जल सोखने के लिए लंबी जड़ों की आवश्यकता नहीं होगी। तो एक तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाकी इसका पहला ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी भी, उन्हें खनिजों को सोखने की आवश्यकता नहीं होती, यह भी गलत है, और उन्हें तैरने में सहायता करता है, यह भी गलत है। तो यहाँ पे केवल बी जो हमारा ऑप्शन 2 है वो सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर, कि निम्नलिखित में से कौन सा शून्य त्वरण से गति करते हुए पिंड के वेग समय ग्राफ का निरूपण करता है। तो यानी कि यहाँ पे हमें दे रखा है शून्य त्वरण। तो शून्य त्वरण का मतलब क्या होगा कि त्वरण होता है हमारा वेग में परिवर्तन, जो त्वरण होता है वो हमारा होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन होता है। लेकिन यहाँ पे शून्य भी है कि जो हमारा वेग समय ग्राफ इस तरीके से, इस पे वेग लेंगे और इस पर समय लेंगे, तो वेग समय के साथ निश्चित है, तो ये एक सीधी रेखा जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि पहला ऑप्शन देगा स्थिर गति से बढ़ती ढलान के साथ वक्रित, तो ये वाला ग्राफ है ये पहले ऑप्शन में, तो ये गलत नहीं होगा। फिर दूसरा ऑप्शन देगा समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा, तो ये हमारा समय अक्ष हो जाएगा, और ये हमारा वेग हो जाएगा तो इसके समांतर, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कि समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर, कि रमन और शिक्षा समतल दर्पण के सामने खड़े हैं और क्रम से 8 मीटर और 11 मीटर की दूरी पर है। अब रमन अपनी जगह से इस तरह चलता है कि उसके और उसके प्रतिबिंब के बीच 10 मीटर हो, दूरी 10 मीटर हो, जबकि शिक्षा 6 मीटर चलती है दर्पण की ओर। रमन और शिक्षा की दर्पण से उनकी नई स्थितियों की दूरी क्या है। अब एक एक को करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रमन को। तो रमन की जो स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम पे जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है इस तरीके से, यहाँ पे प्रतिबिंब है और वो इधर 8 मीटर की दूरी पर खड़ा है रमन। फिर रमन अपनी जगह से इस तरह चलता है कि उसके और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर हो। तो जो समतल दर्पण होता है उसमें जब दर्पण से जो बिंब और प्रतिबिंब की दूरी होती है वो समान होती है, तो बाद में उसका अगर यदि बाद में वो यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे उसका प्रतिबिंब इस तरह यहाँ पे बन जाएगा। अब दोनों के बीच की दूरी बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर दे रखी है, तो यहाँ से उसके दर्पण से उसकी दूरी कितनी हो जाएगी 5 मीटर। तो यानी कि वो कितना खिसक के आ गया, पहले 8 पे था अब आ गया 5 पे, क्योंकि 5 इधर और 5 इधर, तो उसके प्रतिबिंब और बिंब के बीच की दूरी 10 मीटर है। तो 5 मीटर दर्पण से इस तरफ है और 5 मीटर दर्पण के इस तरफ उसका प्रतिबिंब है और इस तरफ उसका बिंब है। तो इस तरीके से जो हमारा रमन है वो तो आ गया 5 मीटर की दूरी पर। अब देखते हैं हम दूसरा कौन सी कंडीशन है, जबकि शिक्षा 6 मीटर चलती है दर्पण की ओर। तो जो शिक्षा थी वो सबसे पहले हमारे यहाँ पे 11 मीटर की दूरी पर थी, तो 11 मीटर से वो दर्पण की ओर चलेगी, तो बाद में आ जाएगी इस तरफ 5 मीटर की दूरी पर, तो दर्पण से तो दोनों के दोनों रमन और शिक्षा दोनों के दोनों दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रमन और शिक्षा दोनों दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9, कि एक मछुआरा समीप के एक जलाशय पर मछली बेचने जाता है, निम्नलिखित में से उसे किस पर विचार करना चाहिए। ऑप्शन 1 है उसे मछली की आभासी स्थिति से ऊपर बर्छी मारनी चाहिए, ऑप्शन 2 है उसे मछली की आभासी स्थिति से नीचे बर्छी मारनी चाहिए, ऑप्शन 3 है उसे मछली की सटीक आभासी स्थिति पर बर्छी मारनी चाहिए, और ऑप्शन 4 है उसे अपनी स्थिति से समकोण पर बर्छी मारनी चाहिए। तो जो जलाशय होते हैं उनके अंदर यदि कोई वस्तु होती है तो वो अपवर्तन के कारण जैसे कोई वस्तु है वो हमेशा ऊपर उठी दिखाई देती है। तो यदि जलाशय के अंदर यदि कोई मछली है, इस तरीके से कोई मछली है, तो वो हमें थोड़ी सी ऊपर इसकी आभासी स्थिति यहाँ पे दिखेगी, जबकि वास्तविक रूप में मछली यहाँ पर है। तो यदि हमें इस मछली को मारना है तो हमें इसकी आभासी स्थिति इसके बजाय उसके थोड़े से नीचे की ओर बर्छी मारनी पड़ेगी। जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, उसे मछली की आभासी स्थिति से नीचे बर्छी मारनी चाहिए। तो ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा।
अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध घर्षण के परिमाण के बारे में सही है। तो जो घर्षण होते हैं वो तीन होते हैं कि सर्पी घर्षण, लोटनी घर्षण और स्थैतिक घर्षण। तो सबसे अधिक जो घर्षण होता है वो होता है हमारी स्थैतिक घर्षण। सबसे अधिक घर्षण होता है वो तो हमारा होता है स्थैतिक घर्षण। फिर उसके बाद आता है सर्पी घर्षण, दूसरा सर्पी घर्षण और तीसरा होता है लोटनी घर्षण। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन 2 है वो हो जाएगा ऑप्शन 2, स्थैतिक घर्षण। उससे कम होता है सर्पी घर्षण और उससे कम होता है लोटनी घर्षण। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो इसके अंदर दे रखा है कि निम्नलिखित में से ऐसे समुच्चयों का चयन कीजिए जो सही नहीं है। तो यहाँ पे दे रखा है कि गुड़ल, उसका शिराविन्यास जालिका रूपी और जड़ जकड़ा जड़ है। और दूसरा दे रखा है बी के अंदर गुलाब, उसका शिराविन्यास जालिका रूपी और जड़ हो जाएगी उसकी मूसला जड़। और इसमें सी है बांस, इसका शिराविन्यास समांतर और जड़ हो जाएगी उसकी जकड़ा जड़। और चौथा है कि धान, उसकी शिराविन्यास जालिका रूपी और जड़ दे रखी है जकड़ा जड़। तो यहाँ पे जो हमारा गुड़ल होता है उसका शिराविन्यास जालिका रूपी होता है लेकिन जड़ उसकी जकड़ा नहीं होती है। तो यहाँ पे एक तो ए गलत हो जाएगा और एक ऑप्शन डी है जिसके अंदर धान, धान का जो शिराविन्यास होता है वो समांतर होता है, बाकी जड़ जकड़ा होती है। तो एक ऑप्शन हमारा डी, ये दोनों गलत हो जाएंगे। एक तो हमारा ए गलत हो जाएगा, एक के अंदर ये जाली का रूपी ये गलत है, जाली का रूपी नहीं ये जकड़ा जड़ गलत है। और यहाँ पे जो धान है उसके अंदर जाली का रूपी गलत है। तो इस तरीके से ए और डी गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। ऑप्शन 3 ए और डी गलत हो जाएंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 को डिलीट कर दिया था, ये प्रश्न गलत था इसलिए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 73। 73 में नीचे दिए गए दो प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन कीजिए। ए तो है कलिका का पुष्पण और घास काटना, और बी में है गर्म करने पर लोहे का फैलना और जल का क्वथनन। तो ए के अंदर कलिका का पुष्पण ये तो हो जाएगा हमारा रासायनिक परिवर्तन, और घास काटना हो जाएगा हमारा भौतिक परिवर्तन। तो अगर इसमें ए का आंसर लगाए तो ए में हम भौतिक भी नहीं लगा सकते, रासायनिक भी नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे ए और बी, एक ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ना तो इसका हम सीधे ए को केवल भौतिक परिवर्तन कह सकते और ना ही हम बी ए को रासायनिक परिवर्तन कह सकते, क्योंकि ये तो रासायनिक परिवर्तन है, दूसरा वाला कलिका का पुष्पण तो रासायनिक परिवर्तन है और घास का काटना भौतिक परिवर्तन है। तो ए को हम केवल भौतिक या रासायनिक परिवर्तन नहीं कह सकते। फिर अब देखें कि कलिका का पुष्पण और घास काटना ये दोनों अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं, और जो गर्म करने पर लोहे का फैलना तो ये हमारा जो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हो जाएगा, और जल का क्वथनांक या फिर उबलना भी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन 3 है ए, तो ए तो हो जाएगा हमारा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, और ऑप्शन बी है वो प्रतिवर्ती परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। तो इसमें दे रखा है कि अमीबा, स्टारफिश, चींटी और मकड़ी में क्या समानताएं हैं। ऑप्शन 1 है कि वे सभी रीढ़ की हड्डी रहित हैं, उन सबके शरीर पर स्केल होते हैं, वे प्रजनन के लिए अंडे देते हैं, और ऑप्शन 4 है वे जल में रहती हैं। तो जो अमीबा, स्टारफिश, चींटी और मकड़ी इनके अंदर किसी के अंदर भी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तो ये सभी के सभी रीढ़ की हड्डी रहित होते हैं। और चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 में कि एक पत्ते में मांड या फिर स्टार्च की उपस्थिति को जांचने के लिए प्रयोग करने के लिए नीचे दिए गए चरण है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण आवश्यक नहीं है। पहला चरण इसमें पहला दे रखा है कि पत्ते को पहले पानी में उबाले फिर अल्कोहल में, तो ये हमारा ठीक है, सही है। दूसरा है विरंजित पत्ते को धोए, ये भी हमारा सही है। तीसरा है कि पत्ते को आंच पर गर्म करे, ये वाला काम हम नहीं करते हैं, तो इसका यही आंसर हो जाएगा कि तीसरा है जो गलत है कि पत्ते को आंच पर गर्म करे, ये नहीं करते हम। और ऑप्शन 4 है विरंजित पत्ते पर कुछ बूंदे आयोडीन की डाले, तो ये हम इसके जो प्रयोग करते हैं जांचने के लिए उसमें करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 करते हैं। प्रश्न नंबर 16 में चक्रवात तटीय क्षेत्रों में मृदा की उर्वरता को कैसे घटाते हैं। उस स्थान के भौम जल स्तर को बढ़ाकर, उस स्थान के भौम जल स्तर को घटाकर, भूमि को लवण जल से बाढ़ग्रस्त करके और पत्थरों को द्रवीभूत करके। तो जो चक्रवात होते हैं वो भूमि को लवण जल से बाढ़ग्रस्त कर देते हैं, जिससे उसकी उर्वरता घट जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, भूमि को लवण जल से बाढ़ग्रस्त करके। अब प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन निराई के संबंध में सही नहीं है। तो यहाँ पे जो गलत कथन है वो बताना है, यानी जो सही नहीं है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे पहला है कि मृदा की जुताई खरपतवार को उखाड़ने और मारने के लिए सहायता की जाती है।
तो ये हमारा सही हो जाएगा। जो जुताई खरपतवार करते हैं खरपतवार को उखाड़ने और मारने के लिए करते हैं। फिर दूसरा है खरपतवार नाशी फसलों और किसानों के लिए हानिकारक नहीं है, तो यह कथन हमारा गलत नहीं है, कथन सही नहीं है। दूसरा है निराई फसलों की कटाई से ठीक पहले करनी चाहिए, तो ये भी हमारा सही है। और जमीन के समीप, नहीं ये वाला गलत हो जाएगा, कटाई से ठीक पहले नहीं करते, इसको निराई हम पहले ही करते हैं। निराई गुड़ाई जो करते हैं वो फसल उगने के थोड़े दिन बाद करते हैं, तो इसका सी भी गलत हो जाएगा। और जमीन के समीप की खरपतवार को उखाड़ने के द्वारा समाप्त किया जा सकता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो ये दो कथन सही है, दो गलत है। तो इसमें हमें गलत के बारे में बताना था, तो बी और सी इसमें दोनों गलत है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा कि बी और सी गलत है, दोनों कथन सही नहीं है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18। रॉकेट ईंधन की विशेषताएं क्या है? ए हल्का होता है, बी दे रखा है उच्च कैलोरी जनन होता है, और सी वायु के अभाव में धीरे धीरे जलता है। तो जो रॉकेट ईंधन होता है वो उच्च कोटि का ईंधन होता है, तो वह वजन में हल्का होता है और उसका कैलोरी मान भी उच्च होता है और वायु के अभाव में धीरे धीरे जलता है, ये नहीं होता। इसके दो तो इसकी विशेषताएं होती हैं, एक तो ए और बी, ये दोनों तो उसकी विशेषताएं हो गई। और वायु के अभाव में धीरे धीरे नहीं जलता, अधिक जलता है, इसलिए ये इसका विशेषता में नहीं आएगा। तो इसके ए और बी इसकी विशिष्टताएं हो जाएंगी, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी। करते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए है कि पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, और विवेचन है कि पेट्रोलियम के भंडार काली मिट्टी में पाए जाते हैं। तो जो अभी कथन दे रखा है कि पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं। लेकिन पेट्रोलियम के भंडार काली मिट्टी में पाए जाते हैं, ये गलत है, और इसलिए हम इसको काला सोना कहें, ये भी गलत है। तो यहाँ पे जो अभी कथन है वो तो सही है, लेकिन जो तर्क है वो गलत है। तो यहाँ पे ए सही है परंतु आर सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से किसको मिलाने से दूध का सेल्फ जीवन बढ़ाया जा सकता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, लैक्टिक अम्ल, जल, कार्बोनिक अम्ल। जो हमारा प्रश्न नंबर 18 है, इसके अंदर हम सोडियम बाइकार्बोनेट से भी इसका सेल्फ जीवन बढ़ा सकते हैं और लैक्टिक अम्ल से भी। तो इसके राइट आंसर 2 हैं, 1 और 2, इसके दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इसके सीटेट के द्वारा इसके दोनों ऑप्शन सही माने गए थे, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। तो इस तरीके से जो सीटेट के अंदर 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें से 20 प्रश्न तो साइंस के पूछे जाते हैं, तो हमने 20 प्रश्न साइंस के कर लिए हैं। अब इसके बाद साइंस की पेडागोजी से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनको हम अगले वीडियो में फिर दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे।